गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पाठ नंबर 3 पुस्तक का नाम जो है वो वितान है। उसके अंदर जो शीर्षक है अतीत के दबे पांव, इस पाठ के प्रश्न उत्तर समझाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी। संपन्न थी, पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। आडंबर नहीं था कैसे? तो लेखक ओम थानवी जी जो हैं, उन्होंने अपनी यात्रा के समय जब सिंधु घाटी से जुड़े दो महानगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के घरों, गलियों, नालियों और उनकी खुदाई से जो वास्तुशिल्प से जुड़े जब उन्होंने सामान को देखा, तो यह निष्कर्ष निकाला कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता के साथ विश्व की अनेक सभ्यताओं की तुलना की जाए तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो संपन्न थी। उसमें जो कृत्रिमता यानी कि बनावटी और आडंबर नहीं था। इस निष्कर्ष रूप उन्होंने कुछ उदाहरण देकर प्रस्तुत भी किया है। जब मोहनजोदड़ो स्थित एक छोटा सा संग्रहालय देखने गए तो उन्होंने वहां एक बात अनुभव की कि इस संग्रहालय में औजार तो हैं, परंतु हथियार कोई नहीं है। अगर सिंधु से लेकर हरियाणा तक खुदाई में मिले अवशेषों पर गौर किया जाए तो हथियार कहीं भी नहीं है। जिस प्रकार प्रत्येक राजा के पास हथियारों की एक बड़ी खेप होती है, परंतु वहां हथियार नाम की कोई चीज नहीं है। पुरातात्विक विद्वानों के लिए यह एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि सिंधु सभ्यता में शासन और सामाजिक प्रबंध के तौर तरीके क्या रहे होंगे। यहाँ की सभ्यता में अनुशासन तो है, परंतु किसी सत्ता के बल पर द्वारा प्रयोग नहीं। यह अनुशासन वहाँ की नगर योजना, वास्तुकला, जो मोहरे थे, ठप्पों, जल व्यवस्था, साफ सफाई, सामाजिक व्यवस्था आदि की सब एक रूपता देखी जा सकती है। दूसरी सभ्यताओं में प्रशासन राजतंत्र और धर्मतंत्र द्वारा संचालित था। वहाँ बड़े बड़े महल, पूजा स्थल, भव्य मूर्तियां, इमारत, पिरामिड आदि मंदिर भी मिले हैं। राजाओं और धर्माचार्यों की समाधियां भी मिली हैं, परंतु दूसरी सभ्यताओं में भरपूर मात्रा में वे मौजूद हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में छोटी मोटी नाव मिली हैं, जबकि मिस्र की सभ्यता में बड़ी नावों का प्रचलन था। सांस्कृतिक धरातल पर यह तथ्य सामने आता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता दूसरी सभ्यताओं से अलग एवं स्वाभाविक साधारण जीवन शैली पर आधारित थी। सिंधु सभ्यता के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में किसी प्रकार की कृत्रिमता या जो कृत्रिम यानी कि बनावटी और वहां पर कोई आडंबर नहीं था दिखाई पड़ना, जबकि अन्य सभ्यताओं में राजतंत्र, धर्मतंत्र की ताकत को दिखाने के अनेक प्रमाण मौजूद थे।
इस प्रकार स्पष्ट है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो संपन्न तो थी, पर उसमें भव्यता या कोई आडंबर नहीं था। प्रश्न नंबर है आपका यहाँ पर 2, सिंधु सभ्यता की खूबी। सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, उसका सौंदर्य बोध है, यानी कि सभ्यता का सौंदर्य बोध है जो राजपोषित या धर्म पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। समाज पोषित था, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कहा गया है? सिंधु सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां जो थी मानवता पर आधारित हैं। सिंधु सभ्यता मानव निर्मित और मानव आधारित सांस्कृतिक परिस्थितियां और प्रवृत्तियां मानवता पर आज भी वहां देखी गई आधारित, किंतु सभ्यता मानव निर्मित और मानव पर आधारित है। सिंधु घाटी की खुदाई से मिले अवशेष और खंडरों को देखकर यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोग साधारण जीवन जीने वाले और अनुशासन प्रिय थे। सिंधु सभ्यता का मुख्य जो व्यवसाय था वो पशुपालक व कृषि माना जाता है। वे पशुओं के साथ सहज जीवन जीते थे। खुदाई के समय मिट्टी की एक बैलगाड़ी मिली है। बैलगाड़ी किसी समाज की सांस्कृतिक धरोहर हो सकती है जिसमें भव्यता और आडंबर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। सिंधु सभ्यता में अनेक खंडरों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये आकार में छोटे और साधारण परिवेश से मेल खाते थे। 2 मंजिला इमारतों की भी कल्पना की गई है, परंतु बहुमंजिला जो महल और भव्य इमारतें भी होंगी ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बर्तनों और मृत भांडों को देखकर भी यही कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता में खान पान में के समय भी साधारण बर्तनों का प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता में औजारों का प्रयोग बहुत मिलता है, परंतु हथियार कहीं भी दिखाई नहीं दिए। इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। वे लोग अनुशासन प्रिय थे, परंतु वह अनुशासन किसी ताकत के बल के द्वारा कायम नहीं किया गया, बल्कि अपने मन और कर्म से ही वे अनुशासन प्रिय थे। बड़े मंदिरों और देवी देवताओं की मूर्तियों के जो अवशेष भी वहां पर नदारद यानी कि गायब हैं। अगर सिंधु सभ्यता से जुड़े लोग धर्मपरायण होते तो इस समय खुदाई के समय किसी बड़े मंदिर और मूर्तियों के अवशेष अवश्य मिलते। मोहनजोदड़ो को खुदाई में एक दाढ़ी वाले नरेश की छोटी मूर्ति मिली है, परंतु यह मूर्ति किसी राजतंत्र या धर्मतंत्र को प्रमाण नहीं करती। विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ तुलनात्मक अध्ययन से यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु सभ्यता, यही आशय लगता है कि सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो समाज पोषित, राजपोषित अथवा धर्म पोषित नहीं है। यहाँ पर प्रश्न नंबर आता है आपका 3, पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर
आधार पर आप यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। प्रश्न नंबर 3 का जो यहाँ उत्तर है उसका जो विस्तार से है, सिंधु सभ्यता के लोग सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से मानवीय एवं अनुशासन प्रिय थे। पुरातात्विक खोजों में बर्तनों, सोने की सुइयों, बर्तनों, मर्द भांडों, छोटी नाव, बैलगाड़ी, छोटे छोटे घर, तंग सीढ़ियां, नगर योजना, पानी व्यवस्था आदि मानवीय जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो वहां पर खोज में मिली हैं। औजार मनुष्य के व्यवसाय से जुड़े होते हैं। कृषि एवं पशुपालन सिंधु सभ्यता के 2 मुख्य व्यवसाय थे। संग्रहालय में रखी चीजों को अगर गौर से देखें तो वहां औजार जैसी चीजें तो बहुत रखी हैं, पर उनमें कोई हथियार नहीं है। हथियार राजतंत्र की पहचान होते हैं। राजा और हथियारों का समन्वय एक सामान्य सी बात है। हथियारों और ताकत के बल से सिंधु घाटी के लोगों को अनुशासित किया गया हो, ऐसा कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला। वे जीवन में आत्मीयतापूर्ण अनुशासन रखते थे, अपने काम धंधे में मस्त थे। यहाँ ऐसा कोई किसी बड़े राजा का शासन था, इसका यहाँ अनुशासन राजा के डर से पैदा हुआ, यह बात कहीं दूर तक भी दिखाई नहीं देती थी। अपने अपने कार्यों और धंधों से जुड़े लोग समझ से ही अनुशासित थे, उनमें किसी ताकत के अनुशासित नहीं किया जा सकता। पुरातात्विक चिन्हों के आधार पर यही कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। यहाँ प्रश्न नंबर है आपका 4। यह सच है, प्रश्न थोड़े बड़े बड़े हैं, यह सच है कि यहाँ किसी आंगन की यह सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियां अब आपको कहीं नहीं ले जाती। अब आपको कहीं नहीं ले जाती। कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं। अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है
अनुभव किया जा सकता है। लेखक ओम थानवी अपनी यात्रा के समय मोहनजोदड़ो नगर की सड़कों, गलियों और घरों में घूमते हैं। वे वहां की एक एक चीज को देखकर तत्कालीन समय की अनुभूतियों से जुड़ना चाहते हैं। बौद्ध स्तूप, गढ़, महाकुंड, स्नानागार को देखने के पश्चात जब वे घरों में प्रवेश करते हैं तो टूटे फूटे घरों को देखकर भावुक हो जाते हैं। मोहनजोदड़ो में सड़कें, बाजार, रईसों और कामगारों की बस्तियां हैं। सड़कों के दोनों तरफ घर हैं। ये घर एक व्यवस्थित नगर योजना के तरीके से बनाए गए हैं। इन एक मंजिला घरों में प्रवेश करते लेखक कहते हैं, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा हो। शहर जहाँ था अब वह वहीं है। आप इसकी किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं, यानी आराम कर सकते हैं। वह एक खंडर क्यों न हो। किसी घर की देहरी पर पांव रखकर आप सहसा सहम जाते हैं, यानी ठिठक जाते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर जो रसोई की गंध है उसे महसूस कर सकते हैं। या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर बैलगाड़ी की रुनझुन की आवाज भी सुन सकते हैं, जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है। सच है, यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियां अब आपको कहीं नहीं ले जाती। वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव भी किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर खड़े हैं। वहां से आप इतिहास को नहीं बल्कि अपने अंदर झांक रहे हैं। इस कथन के पीछे लेखक का आशय है कि टूटे फूटे मकानों की जो टूटी फूटी सीढ़ियां हैं, वहां खड़े होकर आप दुनिया को देख सकते हैं, अर्थात विश्व सभ्यता के दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि सिंधु सभ्यता विश्व की महान सभ्यताओं में एक है। सिंधु सभ्यता आडंबर रहित एवं अनुशासन प्रिय है। इसलिए सिंधु सभ्यता माध्यम से विश्व सभ्यता को देखा जा सकता है। खंडरों से मिले अवशेष और उनसे टूटे फूटे घरों के केवल सिंधु सभ्यता का इतिहास भी देखा जा सकता है, बल्कि उससे कहीं आगे वहां की मानवता को भी देखकर महसूस किया जा सकता है। ऐसे कौन से कारण रहे होंगे ये महानगर आज केवल खंडर बनकर रह गए हैं, अथवा ये बड़े महानगर क्यों उजड़ गए हैं। इस प्रकार इन सीढ़ियों पर चढ़कर किसी इतिहास की खोज नहीं करना चाहते, बल्कि सिंधु सभ्यता के सभ्य जीवन और समाज को देखना चाहते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर आता है आपका 5। टूटे फूटे खंडर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगी के अनछुए समय की दस्तावेज होते हैं। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए या अतीत के दबे पांव पाठ के कथ्य पर प्रकाश डालिए। सिंधु घाटी की सभ्यता में मिले स्तूप, गढ़, स्नानागार, टूटे फूटे घर, चौड़ी सड़कें, छोटी सड़कें तो कोई है ही नहीं, गलियां, बैलगाड़ियां, सीने की सुइयां, छोटी नाव, किसी भी सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास कही जा सकती है। इन टूटे फूटे घरों के खंडर उस सभ्यता की ऐतिहासिक कहानी का बयान करते हैं। मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, औजार आदि चीजें उन सभ्यता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को नापने का बढ़िया औजार है। परंतु मोहनजोदड़ो के ये टूटे फूटे घर अभी इतिहास नहीं बने हैं। इन घरों में अभी धड़कती जिंदगियों का एहसास जो है वो दिखाई दे रहा है। संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा सामान भले ही अजायब घर में रख दिया हो, परंतु शहर अभी वहाँ है जहाँ कभी था। अभी भी आप इस शहर की किसी दीवार की पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं। वे घर चाहे खंडर ही क्यों ना बन गए हों। घरों की देहरी पर कदम रखते हैं तो वहां पर थोड़ा ठिठक जाते हैं, और क्योंकि यह भी किसी का घर रहा होगा। जब किसी के घर में अनाधिकार प्रवेश करते हैं तो डर लगना स्वाभाविक होता है। आप किसी रसोई की खिड़की के साथ खड़े होकर उसमें पकते हुए पकवान की गंध को भांप सकते हैं। अभी सड़कों के बीच से गुजरती बैलगाड़ियों की जो आवाज होती है, जो रुनझुन की आवाज होती है, उसको भी आप सुन सकते हैं। ये सभी घर टूटकर खंडर बन गए हैं, परंतु इनके बीच से गुजरती साए साए हवा आज भी कुछ बयां कर रही है। अब ये समय एक बड़ा घर अब के समय में इस घर का एक बड़े घर बन गए। अब सब एक दूसरे से मिलते हैं, खुलते हैं, लेकिन मानना है कि घर
एक नक्शा ही नहीं होता, हर घर का चेहरा और एक संस्कार होता है, भले ही वह 5000 साल पुराना क्यों न रहा हो। इस प्रकार लेखक इन टूटे फूटे खंडरों से गुजरते हुए घरों में किसी मानवीय संवेदनाओं का स्पर्श करते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि टूटे फूटे खंडर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास होने के साथ साथ धड़कती जिंदगी के अनछुए जो समय का है वह भी दस्तावेज होता है। यहाँ पर कवि ने सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जितनी चर्चा की है वहाँ पर एक जीवंत जागता हुआ प्रमाण प्रतीत होता है। जैसे अभी लेखक के सामने भी वहाँ के चित्र आंखों के सामने जो उभरते हैं, अभी लेखक ने यहाँ कहा भी है, यदि किसी के घर अनाधिकार होकर प्रवेश करे तो ठिठक जाना या डर लग जाना स्वाभाविक है। इसी प्रकार यहाँ लेखक ने कहा है कि टूटे फूटे खंडर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास होने के साथ साथ धड़कती हुई जिंदगी के अनछुए पहलुओं या समों का भी दस्तावेज होता है। बच्चों, मैंने इस वीडियो में आपको 1 से 5 नंबर तक क्वेश्चन करवाए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको 6 से लेकर के जो आगे 8 क्वेश्चन बचते हैं, आगे जो भी हैं वो प्रश्न दूसरी में, ये प्रश्न आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे।